अब हम पढ़ते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो होमो का मतलब क्या है? तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कैसे पता चल रहा है? होमो मतलब सेम, जब कुछ बात आती है होमो तब आता, और हेटेरो कंडीशन क्या थी? जब डिफरेंट। तो चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। तो इन होमोजीनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज। मतलब क्या है? ए प्लस बी और सी प्लस डी जो भी आप बना रहे हो, अगर ये एक लिक्विड में है, एक्वस में है, तो एक्वस में सारे एक्वस में हो, मतलब लिक्विड में हो। ठीक है। अगर गैस में है तो गैस में, ऐसे नहीं हो एक गैस में है एक सॉलिड में है, तो होमोजीनियस में सेम फेज में हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन है N2+3H2 अमोनिया। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन होमोजीनियस फेज सिमिलरली फॉर दिस रिएक्शन। तो ये होमोजेनियस CH3COO C2H5 है, H2O है, CH3, ये देखो सब एक्वा लिक्विड फेज में है ना, सब लिक्विड फेज में है। ठीक है। ऐसे ही Fe3+, ये एक्वस में है, SCN- एक्वस में है, और ये क्या बना रहा है? FeSCN2+, ये एक्वस में है। तो ये सब क्या है? एक ही उसमें तो है ना, फेज में। तो all the reactant and product are in the homogeneous solution phase. We shall now consider equilibrium constant for some homogeneous reaction. तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे होमोजेनियस रिएक्शन का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द, अब सबसे पहले देखते हैं गैसियस सिस्टम में। तो गैसियस सिस्टम का क्या है? तो गैसियस सिस्टम जब भी बात आती है तो आपको याद आता है PV=NRT। तो उसी तरह से कुछ ना कुछ संबंध होगा। So far we have expressed equilibrium constant for the reaction in the terms of molar concentration of the reactant and product। तो आपने मोलर कंसंट्रेशन में तो चली रही थी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एंड यूज, अब जब मोलर कंसंट्रेशन करते हैं तो आप लिखोगे Kc। मान लो N2 है और 3H2 है और ये अमोनिया बना रहा है, तो आप इसको लिखोगे Kc अगर इनकी कंसंट्रेशन लोगे आप किसमें? मोलर में। ठीक है, मोलर में। For reaction involving gases, however, it is usually more convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure। तो जब बात करते हैं वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रही है? गैस आ रही है, तो आप क्या लोगे? पार्शियल प्रेशर। उनके पार्शियल प्रेशर लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है बच्चों। द आइडल गैस इक्वेशन इज रिटन एज, तो आइडल गैस इक्वेशन बताया ही मैंने क्या है? PV=NRT। ये PV=NRT। अब इससे आप PV क्या है? प्रेशर है, V क्या? वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में। तो PV=NRT से P=N/VRT आ गया, यही तो आ गया। ठीक है। अब P इज द प्रेशर इन पास्कल में दिया है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो PV=NRT से जब निकला तो ये P=N/VRT हो गया। ठीक है। तो N/V कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर मीटर क्यूब, अरे ये क्या हो गए? मोल हो गए, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेना आप। तो ये क्या हो गई? ये तो कंसंट्रेशन हो गई क्या, है ना? N/V मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर लीटर, है ना? ये तो आप बदलना जानते ही हो। 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के, ऐसे कुछ याद कर लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml के। ठीक है। और क्या? 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। तो ये तो चेंज कर सकते हो। तो मोल पर लीटर ऐसे याद करो तो ध्यान हो गए, तो कंसंट्रेशन आ गए। इफ कंसंट्रेशन C इज इन मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड P इज इन अ बार, देन तो P=CRT, ये आ गई ना। फिर N/V मतलब CRT, यही तो हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? P=गैस RT, कंसंट्रेशन। अब आप एक चीज देखो, ये R क्या है? 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, है ना? ये तो हम, या पता होगा R की वैल्यू क्या होती है। जूल में लेते हैं हम, ये वाली लेते हैं 8.31, और गैस की बात चल रही होती है तो हम 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट बात चल रही है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। अब ये बताओ P=CRT मतलब प्रेशर डायरेक्ट क्या हो गया? गैस की कंसंट्रेशन हो गया ना, ये गैस,
गैस की एक कंसंट्रेशन दी हुई है, अगर ये इसके अंदर इस तरह से लिखी हुई है गैस, मतलब गैस की कंसंट्रेशन, ये लिखी हुई है गैस मतलब गैस की कंसंट्रेशन, ये डायरेक्ट ये लिखी हुई है, ठीक है। अब 4 रिएक्शन इक्विलिब्रियम की बात करें, ये एक रिएक्शन थी हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन बन रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो के सी डायरेक्ट क्या है, इजिकल टू एच आई की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, अपॉन एच टू इंटू ये I2 हो गया, ठीक है। तो के सी क्या बन गया, अब आप जरा नज़र कर लो, अगर आप पार्श इसमें इस तरह भी लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ ज़रा। जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस की कंसंट्रेशन की है, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला ये देखो, ये कंसंट्रेशन ऑफ H2I2, अब के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस के है, तो क्या आप मतलब ये के सी सॉरी, ये मैंने क्या प्रेशर लिख दिया, ये प्रेशर, हाँ प्रेशर किसके, डायरेक्ट कंसंट्रेशन है सी के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, तो आप डायरेक्ट प्रेशर की टर्म में भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर कितना हुआ, उसकी पावर 2, और हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर कितना है, और आयोडीन का पार्शियल प्रेशर कितना है। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये CRT हमने पढ़ा ही था अभी तो देखा है, ये P ये PCRT, तो ये वैल्यू इन्होंने उठा के रख दी। HIRT भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का HI की कंसंट्रेशन इंटू RT, ये आयोडीन की कंसंट्रेशन इंटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंटू RT। तो इन्होंने इससे करके Kp की वैल्यू कितनी निकाली है, Kp इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आप देखो ज़रा। अगर हम ये वाली रिएक्शन की बात करें H2 प्लस I2 और ये 2HI की, तो Kp Kc की वैल्यू डाल के इन्होंने RT स्क्वायर अपॉन ये एक RT इसका मतलब Kp Kc के बराबर हो गया। मगर ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार हो, क्यों, ये एक बार आप इस रिएक्शन पे नज़र मार लो, इसकी भी वैल्यू इन्होंने लिखी, तो यहाँ पे तो RT की पावर 2 हो गया, और यहाँ पे RT की पावर नीचे 4 है, तो इसका मतलब RT जब ये ऊपर आएंगे तो RT की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो इससे एक फॉर्मूला निकाला, डेरिव कराया इन्होंने, तो ये देखो इसके लिए तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -2 आया है। तो एक जनरल रिएक्शन इन्होंने ये वाली लिखी है AABB ठीक है। तो अब इसको ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में ले रहे हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली कंसंट्रेशन के है ना, ये पढ़ा था ना, पार्शियल प्रेशर N/V RT, ठीक है, N/V मतलब CRT, यही तो था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये पार्शियल प्रेशर सी का, ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर सी का डाल दिया हमने, तो स्टोक्यूमेट्री भी हो गया। पार्शियल प्रेशर डी का, तो ये सब डाल के RT की पावर, अब ये देखो RT है, RT की पावर इसको इन्होंने क्या, ये स्टोक्यूमेट्री ऊपर आ जाएंगे C+D A+B, तो अब इससे निकल के Kp इजिकल टू KcRT की पावर डेल्टा N हो गया, ठीक है। अब डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो गैसियस वाले मोल हैं उसमें से क्या घटाने हैं, जो रिएक्टेंट में गैसियस के मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलो अब जरा एक चीज़, हाँ ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये टेबल दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर ए फ्यू सेलेक्टेड, देखो Kp की वैल्यू दी हुई है कितनी है, एंड अमोनिया जब बनाते हैं हम 298, 400 और 500 पे, ये आपको ये याद नहीं करनी, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 2SO2 O2 2SO3, ये देखो ये इनकी वैल्यू दी हुई है, N2O4 N2NO2 इनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चंस आप देख लेना, और अब हम करते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं, हाँ ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ते हैं, समझते हैं कितना क्या है। अब आप मुझे ये बताओ, होमोजीनियस में क्या था, सब लिक्विड में है तो सब लिक्विड में है, सब गैस में है तो सब गैस में है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। हेट्रो में क्या होगा, कुछ लिक्विड में बना है या कुछ गैसियस में बना है या कुछ सॉलिड भी है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इक्विलिब्रिया ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक। इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।
तो एक से ज़्यादा फेज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर इन क्लोज कंटेनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। कि पानी है लिक्विड फॉर्म में है और ये पानी गैस की फॉर्म में है, तो मतलब अलग अलग फेज, अलग अलग फेज हो गए, तो मतलब हेट्रोजीनियस। इस एग्जाम्पल में देयर इज ए गैस फेज एंड ए लिक्विड फेज, है ना, गैस फेज है लिक्विड फेज है। इन द सेम वे इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड है, एक्वस में डाला तो कैल्शियम आयन बने और ये हाइड्रोक्साइड आयन बने, ये तो एक्वस हो गए और ये एक सॉलिड था, तो हेट्रोजीनियस इज ए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड और लिक्विड। तो क्या नॉर्मली क्या ऑफ इन्वॉल्व कौन सा होता है, प्योर हो सॉलिड में हो या लिक्विड हो। वी कैन सिंप्लीफाई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ए प्योर लिक्विड और ए प्योर सॉलिड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज कांस्टेंट। तो आप ये जरा थोड़ा सा ध्यान कर लो कि इन्वॉल्विंग प्योर सॉलिड और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड की या लिक्विड की हम कांस्टेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, ये ध्यान करना, मैं समझाऊंगा इसका मतलब आगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सब्सटेंस एक्स इज इन्वॉल्व देन एक्स सॉलिड की फॉर्म में एंड एक्स लिक्विड आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है वाट एवर द अमाउंट ऑफ एक्स इज टेकन। तो आपने चाहे कोई सी भी अमाउंट शुरुआत में कितनी ली हो। कॉन्ट्रेरी टू दिस एक्स गैस और एक्स एक्वस, अगर ये एक्स गैसियस फॉर्म में लिया या एक्वस फॉर्म में विल वेरी, ये चेंज होगी। यानी भाई एक बार बताओ, मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं जल्दी तो गैसियस की फॉर्म में करते हैं और एक्वस में रिएक्ट कर रहे हैं। वेरी एज द अमाउंट ऑफ एक्स इज गिवन वॉल्यूम वेरीज, तो अमाउंट चेंज होता है, उनका वॉल्यूम चेंज होता है। लेट अस टेक थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, थर्मल डिसोसिएशन, विच इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हेट्रोजीनियस, अब ये सॉलिड था तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ये गैस की फॉर्म में, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया ना, ये सॉलिड और ये गैसियस फॉर्म में। ठीक, अब स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने केसी निकाला। ठीक है, तो सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है ये सॉलिड में, CO2 गैस है, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन में किसकी हो गई कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, ये सॉलिड है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड की फॉर्म में है यहाँ पर एंड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में है यहाँ पर, आर बोथ इनको कांस्टेंट लेंगे, यानी कि ये इधर आ गया, ये कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी, अब जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा ना के डैश सी, ये किसके बराबर हो गया भाई, इसकी आपने कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट है, तो ये तो केवल CO2 की बात बराबर हो गया ना, तो CO2 की कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक है, चाहे तो CO2 की कंसंट्रेशन के बराबर या Kp अगर इसका हो गया उसको बोलते हैं पार्शियल। Kp कितना हो गया, प्रेशर है ना, ये प्रेशर ही तो हो गया, तो ये हो गया पी प्रेशर CO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है भाई, और कुछ बचा नहीं, इसको इन दोनों, ये था, इसको आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया ए, हाँ ठीक, इसको आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। ठीक, तो केवल ये बचा ओनली। ठीक है बच्चों, चलो अब यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दी हुई होंगी, तो आप एक बार देख लेना, ये है ना यूनिट्स क्या क्या दी हुई हैं। अब देखो Kc हैज़ यूनिट मोल पर लीटर एंड Kp हैज़ यूनिट बार, Kp की तो बार में है। चलो अब हम पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, यही आ रहा है ना, एक मिनट, ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देख लेते हैं। हाँ, दिस शो दैट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें, देयर इज ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ CO2 इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या कह रहे हैं, इससे क्या पता चला है, एट एक टेम्परेचर पर कांस्टेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर होगा CO2 का
इन इक्विलिब्रियम में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1100 केल्विन की बात करें तो प्रेशर CO2 भाई प्रोडक्ट में ये CO2 तो बना है, CO2 का इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो इक्विलिब्रियम में थी ये एंड COA के साथ अब देखो एक बार बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का तो कोई प्रेशर नहीं होगा भाई, सॉलिड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, तो CO2 का ही तो प्रेशर है, उसी से हमने Kp की वैल्यू निकाल ली। और Kp की वैल्यू निकाल के वैसे तो आपको अगर Kc की निकालनी हो, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, गैसियस मोल और माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल इज टू, ये दिखाया हुआ। देयरफॉर इक्विवेलेंट कांस्टेंट ओवेव रिएक्शन इज ये Kp इक्वल टू PaCO2, ये इस तरह से इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। चलो अब ये रिएक्शन देखो। सिमिलरली इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकिल कार्बोनिल यूज इन प्योरिफिकेशन, देखो निकिल की कार्बोनल देखो CO से कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई है तो निकिल कार्बोनियल बना है ये, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में ये CO रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, भाई निकिल को छोड़ दिया क्यों, सॉलिड होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आ गया Kc, ठीक है। उसी तरह इट मस्ट बी रिमेंबर डेट फॉर द एग्जिस्टेंट ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम प्योर सॉलिड और लिक्विड मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट, वैसे भले ही हम कांस्टेंट मान रहे हो सॉलिड और लिक्विड, कहते हैं ना वन यूनिटी मान लेते हैं, उन्हें छोड़ देते, सॉलिड और लिक्विड मस्ट आल्सो भी प्रेजेंट होते हैं। हाउ एवर स्मॉल द अमाउंट में भी, चाहे कितना ही कम हो, एट इक्विलिब्रियम पे बात करें, बट देयर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्लेसर डू नॉट अपेयर इन द मगर उनकी कंसंट्रेशन नज़र नहीं आती उसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नज़र नहीं आएंगे भाई। जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है Ag2O, ये नाइट्रिक एसिड एक्वस है, ठीक है, ये AgNO3 एक्वस बना और H2O लिक्विड बना, तो अब Kc क्या होगा, Kc होगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की पावर 2, ठीक है, इनटू ये H2O है, H2O की पावर 1, ठीक है, अपॉन में Ag2O है, Ag2O है, ये तो सॉलिड है, ठीक है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO3 की पावर ये 2 हो गए। अब इसको हमने हटा दिया, यूनिटी मान लिया 1, प्योर लिक्विड है, इसको हटा के यूनिटी मान लिया, मतलब इनकी तो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा ये जब इसको मन मान लिया, अब आप इसको हटा दो, लो इसको कर दो, ये बन गया, ये बन गया सेम एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो बिफोर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे हम, उससे पहले ये समझ लो, लेट अस समराइज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज फॉलो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैव अटेन कांस्टेंट वैल्यू एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है तो जो वैल्यू देखो, मान लो N2 + 3H2 है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है NH3, यही तो बना रहा है 2NH3, तो इनकी वैल्यू इक्विलिब्रियम आने पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, किस इससे ये नहीं फर्क पड़ता, तो शुरू में आपने N2 मान लो 3H2, ये 2NH3, तो शुरू में आपने 5 kg लिया था या 2 kg लिया था या 10 kg लिया था, तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम आना है वहीं पर इक्विलिब्रियम आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लाइन बाय लाइन के अकॉर्डिंग बन जाएगा ये लाइन क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए बैलेंस इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पर जो वो आप पढ़ते हो, मान लो H2 है, I2 है, HI बना रहे हो आप 2HI, तो HI की पावर क्या लिखते थे, 2 लिखते थे, तो गिवन टेम्परेचर पे बातें चल रही हैं ये वाली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अगर इसकी उल्टी कर दें मान लो, यानी कि 2HI से क्या बना है, H2 + I2 बना है, ठीक है, अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द
तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। अगर ये आपने उल्टा कर दिया तो अब जो ये के डैश सी आएगा वो 1/, अगर इसका के है के सी है तो 1/kc आएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देख लो एक पॉइंट और क्या कह रहे हैं जनाब। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K for a reaction is related to equilibrium constant for the corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer. Original reaction by a small integer. अब ये क्या कह रहे हैं, अब अच्छा ये आपको ध्यान है ना, मान लो ये मैंने H2 लिया है, I2 लिया है और मैंने क्या बनाया है, HI बनाया है, ठीक है, ये 2HI, ठीक है। आपको ये पता है अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका कोई रिएक्शन का केसी आया था, ये HI की पावर 2 और अपॉन में कितना हो गया, H2 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन को 2 से कर दिया, जो के डैश सी आएगा वो के सी की पावर में चला जाएगा, ये पावर है, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू। अब एप्लीकेशन देख लो, एक तो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे तीनों पॉइंट। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कहाँ को जाएगी, एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मतलब वो कंसंट्रेशन जो कब आ गया है, इक्विलिब्रियम पर है। तो प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, तो एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन समझो जरा क्या कह रहे हैं ये जनाब। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट गिव एनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो है वो क्या नहीं देता, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में 12th में, तो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नहीं पता चला एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच, ठीक है, कि कब पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पे, ये नहीं पता चल रहा, रेट नहीं पता चल रहा, रेट ऑफ रिएक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी और के पी, मतलब कितनी वैल्यू है के सी की या के पी की, ये प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एज दीज अपीयर इन द न्यूमरेटर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and inversely proportional to the concentration of reactant. These appear in the denominator. This implies that a high value of K is suggestive of a high concentration of product and vice versa. ये क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत आसान बात कर रहे हैं कि एंटो ने नाइट्रोजन लिया, आपने हाइड्रोजन लिया और आपने भाई NH3 बना दिया। आप ये Kc की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना केसी कितना ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करता है, 2NH3। तो एक बार बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते थे NH3 की पावर 2 लिखेंगे प्रोडक्ट, अपॉन में क्या लिखेंगे N2, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये केसी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ये ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू, जितना प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है उतना ही केसी ज़्यादा होगा, है ना। डायरेक्ट केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया केसी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। अब देख लो जरा ये क्या कह रहे हैं, वी कैन मेक द फॉलोइंग, जनरलाइज बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर केसी 10 की पावर 3 से बड़ा है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट दैट इज केसी इज वेरी लार्ज, है ना, केसी बड़ा है, द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन क्या हो गई, नियरली कंप्लीट की तरफ चली गई, कंप्लीट की तरफ चली गई है, ठीक है। अब देख लो, द रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2 एट 500 केल्विन पे बात करें, हैज ए वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 2.4 इंटू 10 की पावर 47। ये देखो एक और रिएक्शन है H2Cl, ये मतलब क्या हो रही हैं, ये एट 300 केल्विन हैज़ Kc कितना 4 इंटू 10 की पावर 31। हाइड्रोजन लिया आपने, ब्रोमीन लिया, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना 300 केल्विन पर, और Kc कितना है 5.4 इंटू 10 की पावर 18। ये इन्होंने इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है।
क्या हो रहा है, द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, लगभग कंप्लीट हो गई। अब केसी क्या है, छोटा है 10⁻³ से। रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट, मतलब अब रिएक्टेंट की तरफ को रिएक्शन भागेगी। दैट इज इफ केसी इज वेरी स्मॉल, भाई केसी बहुत कम है, द रिएक्शन प्रोसीड रियली, तो रिएक्शन चलेगी नहीं, मतलब रिएक्शन क्या भागेगी, इतना कम दिया हुआ है। अब भाई एक तो केसी दे रखा है इतना ज़्यादा, तो रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई। एक केसी इतना दे रखा है कि रिएक्शन शुरुआत ही नहीं कर रहे, मतलब बहुत ही हल्का। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना। ये वो वाले एग्जाम्पल हैं जहाँ पर क्या हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है लगभग। ये वो एग्जाम्पल हैं जो रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं हो पा रही, मतलब रिएक्शन बहुत ही स्लो। द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O इंटू, ये डीकम्पोजिशन H2O का किस में, हाइड्रोजन में होना और ऑक्सीजन में होना, ये क्या है, बहुत ही कम है। हैज़ ए वेरी स्मॉल इक्विलिब्रियम, Kc इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻14। भाई इतना आसान होता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें खूब मिलती पानी को तोड़ना। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके NO बना रहे हैं, इसका Kc कितना है, 4.8 इंटू 10⁻31। तो Kc क्या है, बहुत ही कम है। अगर अब तीसरी कंडीशन, अगर Kc इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, एक पर्टिकुलर डिसेंट है, एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, तो क्या है, हमें मान लो A + B और C और D बन रहा है, और Kc की वैल्यू कितनी, 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, तो एक डिसेंट वैल्यू मिल रही है, तो इसमें हमारा Kc काम करेगा। ठीक है, रिएक्टेंट भी मिल रहा है हमें और प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी हो रही है, रिएक्टेंट की वैल्यू। जैसे बात करें वही हमने रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन की HI बन रहा है, तो Kc इसका 57 है, कितने पे, 700 केल्विन पर। ऑल्सो गैस फेयर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, NO2 इज अनदर रिएक्शन विद ए वैल्यू ऑफ Kc। देखो N2O4 जो टूटेगा, N2O4 NO2 में, तो ये भी इज अनदर रिएक्शन, ये भी इसका भी Kc डिसेंट है। ठीक है, टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हैंस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन एप्रिशिएबल कंसेंट, तब इक्विलिब्रियम पे देखेंगे आप तो N2O4 भी मिलेगा और NO2 भी मिलेगा। दिस जनरलाइजेशन आर इलस्ट्रेटेड इन, ये 7.6 में इन्होंने दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देख लो एक बार क्या दिखा हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या किया, भाई बिल्कुल ही कम नहीं है, नेक्स्ट लेवल है, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन बढ़ेगी नहीं। Kc की ये वैल्यू है लगभग 10⁻³ से 10⁻³। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, और अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज है तो रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। जो हमने हाइड्रोजन क्लोरीन बन रहा था, HCl HBr, ये तो ये इसके एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो हम अब डायरेक्शन देखते हैं, रिएक्शन कहाँ को भागेगी और किस कंडीशन में भागेगी, ये हम समझते हैं। ये किस पेज पे दिया हुआ है, इसी पेज पर। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और बच जाता है, कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, चलो फिर ठीक, अब आ जाओ ज़रा यहाँ समझ लो। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देख लो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वो पता लगाता है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन इन विच ए गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड, किधर को जाएगी, मतलब फॉरवर्ड में जा रही है, बैकवर्ड में जा रही है, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे। इस पर्पस के लिए वी कैलकुलेट द रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। द रिएक्शन कोशेंट Q की बात करें विद मोलर कंसंट्रेशन एंड QP विद पार्शियल प्रेशर, मतलब अगर मैंने लिखा है QC तो आप इसका क्या मतलब समझोगे, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा, एक मिनट। QC का मतलब है आप कंसंट्रेशन लोगे मोलर में, ठीक है, QC विद मोलर कंसंट्रेशन, ठीक। और QP दिया हुआ है तो आप प्रोडक्ट की डिवाइड बाय रिएक्टेंट की वो किस में करोगे, पार्शियल प्रेशर में।
डिफाइंड इन द सेम वे एज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इसी तरह से है जैसे हमने Kc पढ़ा था, एक्सेप्ट द कंसंट्रेशन Qc आर नॉट नेसेसरली इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर ए जनरल रिएक्शन। मतलब ये जनाब क्या कह रहे हैं, अगर आप A प्लस बी और C प्लस डी कभी भी चेक करते हो तो रिएक्शन कोशेंट कभी भी चेक हो सकता है, Qc Qp ये कभी भी चेक हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी चेक हो सकता है। और अगर मैं बात करूं A प्लस बी C प्लस डी, ये केवल इक्विलिब्रियम पर चेक कर सकते हो आप, वो क्या Kc हो या Kp हो। ये तो प्रेशर की टर्म में है और ये कंसंट्रेशन मोलर की टर्म में है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलर की टर्म में है, तो ये केवल इक्विलिब्रियम पर चेक हो सकता है। ये रिएक्शन लिखी हुई है ABB CCDD, QC इज इक्वल टू CCDD अपॉन ABB। देन देख लो QC ये बताया ना, CCDD ABB। इफ अगर QC बड़ा है KC से, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो अगर QC बड़ा है, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिवर्स रिएक्शन। अगर QC बड़ा है KC से तो कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक। इफ QC रिएक्शन कोशेंट KC से छोटा है, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। हमने तो प्रोडक्ट बनाना होता है ना, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। हम क्या चाहते हैं, हम तो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, अगर QC बड़ा है KC से तो रिएक्शन जाएगी किधर जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि रिवर्स, ठीक। QC छोटा है KC से तो कहाँ पर जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। याद रहेगा बच्चों। चलो अब भाई तीसरी कंडीशन भी देखते हैं। इफ QC इज इक्वल टू KC, यानी कि QC KC के बराबर है, तो रिएक्शन मिक्सचर इज ऑलरेडी, आपने जब तुक्के में देख रहे थे तो QC निकाल रहे थे, तो जब आपने देखा है तो KC के बराबर आया, आपने देखा ये जो कंडीशन है ये तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये तो इक्विलिब्रियम पर है। कंसिडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड विद आयोडीन, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन करी आयोडीन के साथ, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया और KC है 57 इसका 700 केल्विन पर। सपोज, अब आप देख लो एक बार, सपोज वी हैव मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की T टाइम पे इन्होंने देखी 0.1 मोलर आई, आयोडीन की T टाइम पर देखी 0.2 मोलर आई, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना है T टाइम पे इसकी 0.40 मोलर। द सबस्क्रिप्ट T ऑन द कंसंट्रेशन सिंबल मीन्स, इसका मतलब है कंसंट्रेशन वर मेजर एट सम, कोई से भी टेम्परेचर T टेम्परेचर पे मान के देखी हमने, नॉट नेसेसरी एट इक्विलिब्रियम, ये नहीं कि जब इक्विलिब्रियम आया तब चेक करी है, किसी भी टेम्परेचर रफली चेक कर ली। तो रिएक्शन कोसेंट QC एट दिस स्टेज रिएक्शन इज गिवन बाय QC इज इक्वल टू कितना होता है, HI की पावर 2 अपॉन में H2 और I2। भाई 0.4 ये निकल के आ गया 8, बस, ठीक है। तो अब देखो जरा, नाउ इन द केस QC 8 जो निकल के आया है डज नॉट इक्वल टू, ये तो KC पर जब मैं इक्विलिब्रियम पर चेक कर रहा था तो इक्विलिब्रियम पर जो KC निकला था वो 57 निकला था। अब यहाँ पर QC जो है वो ज़्यादा है KC से, तो मुझे बताओ QC ज़्यादा है KC से, इसका मतलब कहाँ जाएगी, रिवर्स में जाएगी। तो देखो, the mixture H2I2 and HI is not at equilibrium, there is more H2 and I2 will react to form HI and their concentration will decrease। तो QC क्या हो जाएगा, जब उस टाइम QC इज इक्वल टू KC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नज़र ओके, हम यहाँ कहाँ पर थे, ये कितना निकला था QC, ये कितना 57 आया था ना। देखो QC, सॉरी मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने 80 पढ़ लिया शायद, ये 8.0 है, सॉरी कोई बात नहीं, चलो एक मिनट,
हाँ हाँ, मैंने 80 पढ़ लिया तो ये नहीं लगेगा, ये QC बड़ा नहीं है, ये तो 8.0 है ना, तो QC अब क्या हो गया है, एक मिनट, अरे अरे क्या हो रहा है, QC छोटा हो रहा है KC से। अब मुझे यहाँ फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, QC छोटा हो रहा है KC से, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। अब देख लेते हैं ये भी यही बात कह रहे हैं, तो दैट इज, देखो सो द मिक्सचर, ये यहाँ से पढ़ लेते हैं, सो द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड HI is not at equilibrium, that is more H2 and I2 will react to form, देखो ये HI और बनाएगा, and their concentration will decrease till QC is equal to KC। तो फिर रिएक्शन कहाँ जा रही है, ये प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि QC क्या था, छोटा था KC से, तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। The reaction quotient QC is useful in the predicting the direction of the reaction by comparing the value of QC and KC। तो जब आपको पता चल जाएगा ना QC कितना है और KC कितना है, तो आप बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि बता ही दिया भाई QC अगर KC है तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है जी। अगर QC क्या है, छोटा है KC से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, ठीक है जी। अगर QC बराबर है KC के, तो रिएक्शन कहाँ है, रिएक्शन सॉरी, अगर QC बड़ा है KC से, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी कि कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। तो ये हमने लिखा हुआ है। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो पढ़ाते हैं तो ये डायरेक्ट जो NCERT लाइन बाय लाइन ऐसे भी पढ़ाते हैं, बट डायरेक्ट बोल दिया QC अगर छोटा है, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, QC अगर बड़ा है तो रिएक्शन गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये पीछे को, QC KC के तो नो नेट रिएक्शन अकर, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात चल रही है ये। फिर ये देख लो, ये कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है इक्विलिब्रियम, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ये ऊपर जाए, QC क्या है, बड़ा है, ये देखो बड़ा है, तो क्या है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भागेगा। तो डायरेक्ट ये भी बता सकते थे, और हमने पूरा पढ़ के समझ के अच्छे से बताया, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो इसे पहले एग्जाम्पल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लो A है और B है, रिएक्ट करके बना रहे हैं C, ठीक है, प्लस चलो D भी मान लिया, ठीक है। अब शुरू में 1 मोल थे, 1 मोल थे, तो क्या बनेंगे, अगर हम T इज इक्वल टू 0 पे लें, T इज इक्वल टू 0 पे लें, तो ये शुरू में 0 0, अब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, वो टेम्परेचर लें जहाँ वो टाइम ले जहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो मान लो 1 में से X गया, तो यहाँ पर भी तो 1 में से फिर X ही गया है, क्योंकि सेम मोल है ना, 1 1 है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा भाई, एक था तो 1 बन रहा था, ठीक है, 2 होता तो यहाँ उस हिसाब से बनता, ठीक। अब मुझे बताओ 1 से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो यहाँ से X जाएगा तो कितना बनेगा, X ही तो बनेगा, तो यहाँ पर बना दिया X, और D में भी बना दिया X, ठीक है। चलो अब आप ये देखो, तो K इक्विलिब्रियम पे क्या था, C की कंसंट्रेशन, यानी कि ये C की कंसंट्रेशन है, ये D की कंसंट्रेशन, ये D की कंसंट्रेशन है, अपॉन में कितनी है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 माइनस X है, और B की कंसंट्रेशन 1 माइनस X है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलो ऐसे ही एक और रिएक्शन ले लो, मान लो एक और रिएक्शन ले लेते हैं, मैं बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप बस समझ लो। एक N2 है प्लस 3H2 है, और क्या बना रहे हैं, ये अमोनिया बना रहे हैं 2NH3। तो एक इसका 1 मोल जा रहा है, इसके 3 मोल हैं, है ना, ये देखो इनके 1 मोल है शुरू में, 3 मोल है, और ये क्या है, 0 बना रहे हैं। अब कितने मोल जाएंगे, अब देखो, अब ये देखो एक से कितना बन रहा है, डबल बन रहा है ना, 1 से कितना बन रहा है, डबल बन रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर चलेंगे। तो बस अभी इतना समझ लो आप, हम थ्योरी पढ़ के समझते हैं कि आपने ये वाला एग्जाम्पल आपने देख ही लिया था कि 1 में से X गया तो ये कितना बना, X बना, तो हमने इसी तरह रिएक्शन कोशेंट के अगर लिखे हुए हैं, मान लो मोल दिए हुए हैं, तो हमें कैसे करना है वो हम इन स्टेप में आगे सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना।
इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन विच वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशन, अब क्या है, इन केस ऑफ ए प्रॉब्लम इन विच वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशन बट डू नॉट एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मतलब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता है, ठीक है, एक मिनट बच्चों, वॉइस, हाँ अब आ रही है पूरी वॉइस, ये एक, अब हमको इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता है बट डू नॉट नो एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्या है इक्विलिब्रियम पे वो नहीं पता। द फॉलोइंग 3 स्टेप हमें लेने हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, रिएक्शन अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक ए टेबल दैट लिस्ट फॉर ई सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो क्या देखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन देख ली हमने, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑन गोइंग टू द इक्विलिब्रियम, अब देखो मैंने बता दिया था हमने क्या देख ली, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लिख ली, फिर जो भी नीचे जा रहा है यानी कि इक्विलिब्रियम पर जा रहा है उस टाइम लिख अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक टेबल दैट लिस्ट फॉर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम, पर क्या चेंज हो रही है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल डिफाइन एक्स एज द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है of one of the substance that react on going to equilibrium, then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of other substance in term of x। ये प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे हमें एक रिएक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, N2O4 है, ठीक है, और ये 2NO2 बन रहा है। तो इनिशियल में बात करूं, अगर इन्होंने इनिशियल देखो यहाँ पर 4.98 बार दिया हुआ है इसका प्रेशर, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन प्रेशर में लिख रखी 4.98 बार, तो इनिशियली तो 0 पे, अगर ये इसका प्रेशर कितना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 0 होगा, तो 1 मोल से कितने बन रहे हैं, 2 मोल 2NO2 बन रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे बात करें हम, इक्विलिब्रियम पर, तो आप ये चीज़ देखो, तो देखो 1 मोल से क्या बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, है ना, सही बात है। अब आप इस चीज को समझो कि 1, अब कितना प्रेशर है इनिशियल पे, 4.98 बार, तो मैंने क्या कहा, इक्विलिब्रियम पे 4.98 में से x घट गया, मतलब कम हो गया, तो अब जो प्रेशर इसका बनेगा प्रोडक्ट का वो कितना बनेगा, x 1 से कितना बन रहा था, 2 डबल। तो एक बार बताओ क्या अब इसका 2x बार होगा या नहीं होगा, ये बता रहे हैं, ये जो पॉइंट बता रहे हैं, अगर 4.98 से हम x घटाएंगे, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो 1 से कितना बना था, डबल, तो इससे 2x बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस तरह हमें समझाना है, तो ये पॉइंट ये दोनों ने इसी तरह ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आती है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, रिएक्शन कोशेंट Q एंड गिब्स एनर्जी G, ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है हम समझते हैं। तो गिब्स एनर्जी तो आप जानते होंगे, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो वो एनर्जी रखता है, किस चीज़ के लिए एनर्जी रखता है, कौन सी एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G होता है निगेटिव यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, यूजफुल वर्क, कितना वो सिस्टम यूजफुल वर्क कर सकता है, वो गिब्स एनर्जी होती है। तो द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना भी हो Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर एज यू हैव स्टडीड इन यूनिट 6 में आपने पढ़ा है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन एंड इन पर्टिकुलर टू द चेंज इन द गिब्स एनर्जी पर रिएक्ट करती है, ठीक है। अब देखो अगर डेल्टा G इज निगेटिव, यानी कि डेल्टा G क्या है, निगेटिव है, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आप याद कर लेना। और डेल्टा, जैसे मैंने बताया ना, ये डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम, मतलब इसका मतलब है कि अगर डेल्टा G निगेटिव है तो वो सिस्टम वर्क कर सकता है यूजफुल वर्क, ठीक है, हीट नहीं देगा, यूजफुल वर्क कर सकता है।
ठीक है। अब डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है देन द रिएक्शन इज कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी इंस्टेड एज रिवर्स। अब अगर वो पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो मतलब बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है। इंस्टेड एज रिवर्स रिएक्शन वुड हैव ए निगेटिव डेल्टा जी, तो उसका अगर वो रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो वो डेल्टा जी निगेटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शैल बी कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, डेल्टा जी इज जीरो, अगर डेल्टा जी क्या है, जीरो है, द रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें डेल्टा जी क्या है, जीरो है, तो क्या कर लिया, रिएक्शन ने अचीव कर लिया है इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर देयर इज नो लॉन्गर एनी फ्री एनर्जी लेफ्ट टू ड्राइव द रिएक्शन। डेल्टा जी जब जीरो हो जाएगा, अब रिएक्शन पर क्या है, अब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब आप समझ लो अब रिएक्शन पर अपनी एनर्जी नहीं बची रिएक्शन को आगे ले जाने की, अगर डेल्टा जी क्या है, जीरो है तो। ठीक है, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपने ये पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है, आर टी एल एन क्यू, ये रिएक्शन क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। अगर वह डेल्टा जी नॉट इज ए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, मैंने बताया स्टैंडर्ड कंडीशन में। इक्विलिब्रियम पे बात करें, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाएगा, है ना। और Q इजिकल टू के सी, रिएक्शन कोशेंट बराबर क्यू के सी के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो अब डेल्टा जी डी, ये डेल्टा जी तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं एल एन के, इन्होंने इस तरह से थोड़ा सा ड्राइव किया, एल एन के इजिकल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी, एंटी लॉक ले लिया, और इन्होंने के की पावर के का इजिकल टू ये एक्सपोनेंशियल ई के बार माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। तो ये इस तरह से कुछ 3 पॉइंट बता रहे हैं, 2 पॉइंट आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये इफ डेल्टा जी इज निगेटिव, तो विच इम्प्लाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैंने बताई, वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। इट मीन्स द रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द सच एन एक्सटेंट बट दैट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली, तो रिएक्शन आगे को जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और ए रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, और ए रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच ए स्मॉल, मतलब अगर आगे को भाग भी रही है ना, टू ए सच ए स्मॉल डिग्री, मतलब बहुत हल्की जाएगी, डेट ओनली ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो मतलब क्या होनी चाहिए, ओवरऑल आप इससे क्या समझिए, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, शुड बी निगेटिव होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है बच्चों।